अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की हार है। शायद चंद सप्ताह पहले हमने ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के आंकलन के आधार पर कहा था कि राजधानी काबुल पर तालिबान लड़ाके 6 माह में कब्जा कर लेंगे। फिर सुरक्षा एजेंसियों ने अपने आकलन में सुधार करते हुए बात की 90 दिनों यानी 3 माह में काबुल पर तालिबान के फतह की। लेकिन चंद दिनों पहले अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने फिर से उस अवधि को कम कर दिया और कहा कि तालिबान काबुल में माह भर में घुस जाएंगे। लेकिन चरमपंथी माने जाने वाले संगठन ने अफगानिस्तान की राजधानी पर 2 दिनों पहले 4 तरफा हमला किया और कल रात यानी रविवार को काबुल पूरी तरह से उनके कब्जे में आ गया। इसके पहले वो सबसे पहले उत्तरी और फिर पूर्वी इलाकों में पूरी तरह घुस चुके थे। मैंने पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद अफगानिस्तान और तालिबान मामलों के जानकार अरशद यूसुफजई से पूछा कि आखिर तालिबान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी कैसे हो गया। देखें, अब शुरू से इनके 2 बातों को लेकर चले थे। एक ये कि खारिजियों को मुल्क से निकाल बाहर करना और उसके बाद इस्लामी शरीयत का नफाज करना। तालिबान जितने भी इनके निकले हैं जंगजू फैल गए थे मुल्क के हर कोने में। भला के बहुत से मुल्कों ने, बहुत से मुल्क की खबर रसां एजेंसियों ने इसको झूठ जाना, लेकिन वो मौजूद थे हर जगह पर। तालिबान ने जंग के अलावा इन्होंने लोगों से मुज़ाकरात जारी रखे हैं। इनके एक बड़े करता धरता रहनुमा हैं मुल्ला आमिर खान मुत्तकी। उनके जो टीम है वो मुसलसल राब्तों में रहे हैं बहुत से लोगों के साथ, जिनमें अफगान सियासतदान, जिनमें अफगान फौज के लोग शामिल थे, और इसके अलावा वो लोग जो अफगान तालिबान के मुखालिफिन थे, यानी कि जिनकी अपनी मिलिशियास थी। यहाँ तक सुनने में आया कि अतानूर ने भी इनको पेशकश की थी कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ, मुझे आप लोग पार्डन दीजिएगा। तो ये बातें जाहिर करती हैं कि तालिबान सिर्फ बंदूक लेकर नहीं निकले थे, बल्कि वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ निकले थे। इनकी स्ट्रेटजी यही रही जो मैंने आपसे अर्ज किया, लेकिन ये लोअर लेवल पर थी कि इन्होंने किसी इलाके का मुहासरा किया। वहां पर फायर करने से पहले इन्होंने इलाके के बड़े बुजुर्गों को, बारिश लोगों को बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनसे 2 बातें वाज़ेह की कि आप जाकर अफगान फोर्सेस से कहें कि अगर ये लड़ेंगे तो लड़ाई में इनका भी नुकसान है, ये भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। अगर ये नहीं लड़ना चाहते, हमारी बात मानते हैं, सरेंडर करते हैं, तो हम इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इन्होंने बाकायदा उन सरेंडर्स की फिल्मिंग की। हर एक सरेंडर करने वाले बंदे को इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, जिस पर 2 लोकल लोगों के विटनेसेस या शहादतें थी। उसके अलावा तालिबान लोकल कमांडर ने साइन किया। इसको तालिबान ने माफ कर दिया है। अब कहीं पर भी तालिबान इसको तंग नहीं करेंगे। अरशद यूसुफजई साहब, एक दूसरा सवाल जो हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि 65,000 से 75,000 लड़ाके हैं तालिबान के पास, उसके मुखालिफ में जो है कम से कम 3 लाख सरकारी फ़ौजें हैं। अभी तक जो मीडिया में जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो तालिबान की जो पुरानी इमेज जो रही है, जो पिछली बार हुकूमत में थे जब वो अफ़गानिस्तान में, ख़ासतौर पर औरतों को लेकर के जो रही है, नए तालिबान का सच क्या है? दोनों साइड पे ये मालूमात गलत हैं। अफगान फौज 3 लाख बताई जा रही थी, हकीकत में 1,50,000 से लेकर 1,80,000 तक ये फौज थी तकरीबन। तालिबान शुरू में जब ये इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू किया, 25,000 से लेकर 30,000 तक के लोग थे, और आजकल के दिनों में बताया जा रहा है कि ये 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान में बहुत बदलाव आया है, तब्दीली आई है। इनके रैंक्स में, इनके डिसीजन मेकिंग पैनल्स में या टीम्स में बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जो यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस वगैरह में मास्टर्स डिग्रियां हासिल की हुई हैं। तो ये लोग समझते हैं कि सर्वाइवल के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर चलना जरूरी है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तभी साथ लेकर चल सकेंगे जब ये गारंटीज या श्योरिटीज देंगे ह्यूमन राइट्स की। और ह्यूमन राइट्स में फिर जो मगरबी ममालिक हैं वो ज्यादा जोर देते हैं खवातीन के हुकूक पर। उसके कुछ शराइत हैं। शराइत ये कि वो पर्दा जाएंगी, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, वो एजुकेशन नहीं होगी। अब हम रुख करते हैं भारत की तरफ। अरशद यूसुफजई साहब, पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अब बन गई है, ये तय है, इसको लेके किसी को शक नहीं है। भारत जो है वो बार बार इस बात से इनकार करता रहा है कि तालिबान से किसी तरह की बातचीत हो रही है। कहाँ खड़ा है इस वक्त भारत? मैं समझता हूँ कि भारत ने जो पहली गलती ये की वो ब्लाइंड ट्रस्ट था अमरीकियों पर और अमरीकियों की इंफॉर्मेशन पर। ये जाकर अफगान आर्मी से और मुख्तलिफ वारलाट से मिल गए।
ان کو انہوں نے اسلحہ پرووائڈ کیا، ان کو انہوں نے فائنانشل سپورٹ دیا، تو اس سے وہ طالبان ان سے بدظن ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی سیریس کوشش ہی نہیں کی ہندوستان نے افغان طالبان سے بیٹھ کر بات کرنے کی۔ میرے خیال سے مودی سرکار شاید یہ سمجھتی تھی کہ اگر مسلمانوں سے ہم بات کریں گے یا ہارڈ لائنر جو مسلمان ہیں جو بندوق کے زور پر حکومت لانا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی حکومت، مودی جی حکومت کے لیے ہندوستان میں مسئلے کھڑے کرے گی اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں، اپنے عام عوام ہیں، وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہندوستان نے پھر آخر میں ایک بات دہرائی کہ ہم نے جا کر دوحہ میں بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بنا کیونکہ طالبان نے اس کو ڈینائی کیا۔ آخری سوال یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جو وہاں جو حکومت تیار ہو رہی ہے اس میں پاکستان، ترکی، چین، روس، ان چاروں ملکوں کا بہت اہم کردار کہا جا رہا ہے۔ بھارت کے لیے آگے کیا رننیتی یا کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کے اگر تعلقات بہتر ہیں ان چار ممالک میں تو وہ روس کے ساتھ ہیں شاید، اور ایران کے ساتھ ہیں۔ اب ہندوستان کے لیے ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ افغانستان کی مستقبل کی حکومت کو سپورٹ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ نیشن بلڈنگ میں کردار ادا کرے۔ گرچہ ان کا اس وقت اعتماد یا ٹرسٹ چائنا پر زیادہ ہے اور اس کے بعد قطر ہے۔ طالبان کہتے آئے ہیں کہ انہوں نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ جب کوئی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تو قطریوں نے ہمیں دفتر پرووائڈ کیا، ہمارے لوگوں کو جگہ دی اور ہمارا بہت خیال رکھا۔ ہندوستان کو چاہیے کہ اپنی ایسی پراکسیز جو اسلامی ممالک میں ہوں اور وہ طالبان کے ساتھ اچھے روابط رکھتی ہیں ان کو بھی اپلائی کرے، ان کو بھی استعمال کرے۔ ظاہر ہے کہ جب چین کے ساتھ ان کے اتنے بہتر رشتے ہیں طالبان کی، جیسا کہ آپ مجھ سے پہلے بات چیت میں کہہ رہے تھے، اور پاکستان میں بھی جو ہے ان کی ایک بڑی جو ہے ایک جماعت وہاں موجود رہی ہے، تو وہ دونوں ان پر اس بات کے لیے دباؤ نہیں بنائیں گے کہ بھارت سے وہ قریبی رشتہ کسی طرح کا قائم نہ کریں؟ اگر چین کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور نیبرنگ کنٹری کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں، طالبان اتنا کر سکیں گے کہ دوسرے ملکوں سے یا چین کو جو ملک ناپسند ہو یا کسی اور کو، ان سے تعلقات اس لیول کے نہیں رکھیں گے جس لیول کے وہ ادروائز رکھنا چاہیں گے۔ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ہم نے امریکہ جیسے سپر پاور کو شکست دیا ہے اور اب کوئی اور یہ غلطی نہیں کرے گا ہم پر حملے کرنے کی۔ ایک یہ ہے کہ وہ بات برابری کے لیول پر ہر ایک سے کریں گے، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے وہ۔ یہ تھے پشاور سے افغانستان اور طالبان معاملوں کے جانکار ارشد یوسف زئی۔ اس بیچ امریکہ کے اپ سرکشا صلاح کار جوناتھن فائنر نے، جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ مانا ہے کہ افغانستان